नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारियां। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में करेंगे 3 रैलियां। उत्तराखंड को कांग्रेस के बड़े नेताओं का इंतजार। निकाय चुनाव मामले में हाईकोर्ट ने शहरी विकास सचिव को किया तलब। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। निकाय चुनाव कार्यक्रम जल्द घोषित कराने की मांग। ठंड के चलते स्कूलों की बड़ी छुट्टियां। 13 तारीख तक बंद रहेंगे स्कूल। जिलाधिकारी ने दिए छुट्टी के आदेश। चीला बैराज वाहन दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 5। लापता महिला वन कर्मी का मिला शव। एसडीआरएफ ने 3 दिन की मशक्कत के बाद निकाला शव। अयोध्या जाने वाले यात्रियों को मिली राहत। उत्तराखंड परिवहन ने शुरू किया बसों का संचालन। हल्द्वानी और देहरादून से हुई बसों की शुरुआत। खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। भाजपा और कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस के मुकाबले भाजपा काफी आगे दिखाई दे रही है। भाजपा के केंद्रीय नेताओं के दौरे हो रहे हैं, जबकि कांग्रेस का अभी तक कोई केंद्रीय नेता उत्तराखंड दौरे पर नहीं आया। प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस का काम करने का अलग तरीका है। उन्होंने पिछले 10 साल में उत्तराखंड में कई दौरे किए, लेकिन उत्तराखंड को क्या दिया यह बीजेपी को बताना चाहिए। बात स्पष्ट रूप से है कि भाजपा जैसे चलेगी वैसे हम नहीं चलेंगे। हमारा काम करने का अपना अलग तरीका है, भाजपा का काम करने का अलग तरीका है। मैंने इसलिए इवेंट मैनेजर की बात है, प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में 10 से ज़्यादा दौरे यहाँ के किए हैं, 20 दौरे कर दिए होंगे। बताइए ना क्या दिया है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन कांग्रेस की सरकार की देन है। बताओ कौन सी नई रेलवे लाइन दे दी उन्होंने अभी तक। जहां जहां हम स्वीकृत करते गए थे, अभी तक रुड़की से मुजफ्फरनगर रेलवे लाइन जोड़ने का काम नहीं किया। धामपुर से काशीपुर नहीं जुड़ पाया, किच्छा से खटीमा नहीं जुड़ पाया। बताइए कोई नई यूनिवर्सिटी आई इस दौरान? क्या कोई नया आईआईएम बना इस दौरान? क्या पंतनगर जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हमारा है उसकी दशा सुधारने का काम किया? किसानों के लिए कोई, इन्होंने कहा था आमदनी दुगनी करेंगे। उत्तराखंड संचार विभाग की प्रभारी चयनिका उनियाल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंची, जहां पार्टी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रभारी चयनिका उनियाल ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात कही। उत्तराखंड कांग्रेस संचार विभाग की प्रभारी चयनिका उनियाल पंडा देहरादून गए पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि भाजपा सरकार ने जो अन्याय इन 10 सालों में किया है, उसको लेकर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। न्याय यात्रा में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, किसानों के मसले संबंधित कई विषय उठाए जाएंगे। इस यात्रा का मकसद यही है कि पिछले 10 सालों में जो हमारे देश के जो विभिन्न वर्ग हैं उनके साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा हो, जिस तरह से किसानों के साथ में अन्याय हुआ, हमने देखा कि 1 साल तक किसान उन काले कानूनों के विरुद्ध जो है बैठे रहे सड़कों पे। करीबन 700 से ऊपर किसानों की मृत्यु हुई। जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा हो, चाहे ब्रिजभूषण का मामला हो, चाहे आप बिल्किस बानो में केस में अपराधियों को छोड़ने का मामला हो, और जिस तरीके से अपराध दर बढ़ने का मामला हो, इन सारे मामलों में कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति जो असंवेदनशीलता जो दिखाई देती है केंद्र सरकार की। दूसरी तरफ बेरोजगारी दर बढ़ने की बात हो, पिछले दौरान जो है करीबन 3 गुना 4 गुना जो है बेरोजगारी बढ़ चुकी है। SC ST के साथ में 48% जो है आपराधिक मामले बढ़े हैं। ऐसा खुद उत्तराखंड सरकार और राज्य चुनाव आयोग की ओर से निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किए जाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होते हुए शहरी विकास सचिव को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर सरकार
निकाय चुनाव को लेकर गंभीर होती तब तक निकाय चुनाव हो गए होते, लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है और ना ही निकाय चुनाव को लेकर गंभीर है। सरकार ने निकाय चुनाव न कराकर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। सरकार निकाय चुनाव कराने के प्रति न कभी गंभीर रही है, न गंभीर है। माननीय उच्च न्यायालय को पूछना पड़ रहा है कि आप चुनाव कब तक करेंगे, और मजबूर होकर सरकार को जवाब देना पड़ रहा है कि हम 6 महीने के अंदर चुनाव कराएंगे। सभी झूठ अदालत में भी बोलने का काम भाजपा सरकार करती है, क्योंकि 6 महीने के अंदर तो आपके पार्लियामेंट के चुनाव होने हैं। क्या पार्लियामेंट के चुनाव नहीं कराएगी क्या? कब आप चुनाव कराएंगे? होना ये चाहिए था कि निर्वाचित प्रतिनिधि ही निर्वाचित प्रतिनिधियों को चाल देते, जो संविधान में व्यवस्था भी है, संविधान संशोधन भी कहता है। लेकिन सरकार ने लोकल बॉडी के चुनाव न करा करके जो स्थानीय निकाय के लोकतंत्र है, हमारा प्रथम श्रेणी का लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र का गला घोंट। जिले में बढ़ते ठंड के प्रकोप के चलते उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 13 तक बंद रखने के आदेश देर रात जारी किए। बता दें कि इससे पहले जिलाधिकारी ने 6 जनवरी से 10 जनवरी तक सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा की थी, पर वहीं शीतलहर के चलते मौसम विभाग ने जिले में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते 11 तारीख की सुबह शीतलहर के साथ घना कोहरा होने का भी अनुमान लगाया गया है और उसी को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा की है। राज्य के अस्पतालों में मरीजों के पर्चे पर ब्रांडेड दवाइयों की महंगी दवाइयां लिखने पर सरकार सख्त नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत कई बार ये कह चुके हैं कि कोई भी डॉक्टर बाहर की दवाइयां नहीं लिखेगा, मगर अस्पतालों में इसके उलट मामला देखने को मिलता है, जहां बाहर की दवाइयां लिखने के कारण मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब मरीजों के पर्चे में बाहर की दवाइयां लिखने वाले डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि स्पष्ट तौर पर सभी सीएमओ को निर्देशित किया गया है कि पर्ची में जेनरिक दवाइयां ही लिखी जाए। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए जाने वाली यात्रियों की संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग को बस सेवा शुरू करने के निर्देश दिए, जिस पर अमल करते हुए परिवहन विभाग ने हरिद्वार और ऋषिकेश से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी है। परिवहन निगम के अधिकारियों ने हरिद्वार से पूजा अर्चना कर बस को रवाना किया। इस दौरान यात्रा कर रहे यात्रियों में भी खासा उत्साह नजर आया। ये बस शाम 7 बजे ऋषिकेश से हरिद्वार के लिए निकलेगी और रात 8:30 बजे हरिद्वार से अयोध्या के लिए रवाना होगी। रूट जो है ये प्रारंभ जो है ऋषिकेश से होगी ये बस। ऋषिकेश से 7 बजे चलेगी, यहाँ पे 8 बजे आएगी, 8:30 बजे प्रस्थान होगा यहाँ से हरिद्वार से। हरिद्वार से फेयर इसका 970 रुपये है और ऋषिकेश से 1025 निर्धारित किया गया है। तो वापसी वहाँ से कितनी होगी? वापसी अयोध्या से। पहले तो आप सभी को जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सरकार जो है, उत्तराखंड सरकार जो है, हमारे धामी जी हैं, उन्होंने ये पहल शुरू कराई है। आप जानते हैं 22 तारीख को हमारे श्री राम जी है जो विराजमान हो रहे हैं, उन्हीं के उपलक्ष्य में ये बस का प्रारंभ कराया गया है। ये बस जो है ऋषिकेश से 7 बजे चलेगी और हरिद्वार 8 बजे पहुंचेगी। हरिद्वार से 8:30 बजे चलकर ये बस अयोध्या पहुंचेगी और अयोध्या से 5:30 बजे फिर वापस रिटर्न होगी, जो यहाँ पर 11:30 पर पहुंचेगी। आज ही हमें पता लगा था सुबह ही कि हरिद्वार डिपो से एक गाड़ी अयोध्या के लिए जाएगी, तो हमने तुरंत ही अपना प्रोग्राम बनाया बच्चों के साथ। बच्चे अभी बाहर घूम रहे हैं और हमारे आराध्य भगवान प्रभु श्री राम, उनके दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। 22 तारीख को भीड़ होगी, बच्चों को नहीं ले जा सकते, इसलिए हम जा रहे हैं। और धन्यवाद धामी जी आपका, उत्तराखंड परिवहन निगम की जो बस सेवा हुई है। चीला बैराज के पास हुई वाहन दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई। आपको बता दें कि 8 जनवरी की शाम राजाजी टाइगर रिजर्व के स्टाफ के 10 लोगों को ला रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से उनमें सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और महिला वनकर्मी लापता हो गई थी। बचाव टीम ने 4 घायलों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती करवाया है। एसडीआरएफ ने 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार लापता वार्डन आलोकी के शव को चीला बैराज से खोज निकाला है।
ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र में टैक्सी टेम्पो ऑटो वाले अब मनमाना किराया वसूल नहीं कर सकेंगे। सभी चालकों को अपने वाहन के अंदर किराया सूची लगानी होगी। अधिक किराया लेने की शिकायत मिलने पर पुलिस चालक का वाहन सीज कर देगी। इस संबंध में इंस्पेक्टर शंकर सिंह बिष्ट ने टैक्सी टेम्पो ऑटो यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान ट्रैफिक इंचार्ज को नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। इंस्पेक्टर शंकर सिंह बिष्ट ने कहा कि लगातार चालकों के निर्धारित से अधिक किराया वसूलने की शिकायत मिल रही है, जिसको लेकर सभी चालकों को आगाह किया गया है। विक्रम और ऑटो यूनियंस की एक बैठक ली गई है यहाँ पे। इसमें ये शिकायतें आ रही थी कि इनके द्वारा निर्धारित उसमें जो है रेट लिस्ट नहीं चस्पा की गई है और जो यात्री हैं उनसे इस तरह से मतलब शुल्क मिलने की शिकायतें आ रही थी। तो इसी संबंध में इनको यहाँ बुलाया गया, सबको निर्देशित किया गया है कि जितने भी जो यात्री इनकी गाड़ियों में बैठे हैं उनको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक इनको छोड़ा जा रहा है और उनका जो है एक निर्धारित जो तय किया गया रेट है जिस गंतव्यों तक उनके, उसको इसमें चस्पा करें। रामपुर रोड हल्द्वानी में वाणिज्यिक न्यायालय कुमाऊं डिवीजन हल्द्वानी का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन में पहुंचे मुख्य अतिथियों का बार एसोसिएशन और अधिवक्ताओं ने पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि वाणिज्य कोर्ट कुमाऊं डिवीजन में बन जाने से कुमाऊं की जनता और अधिवक्ताओं को इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। कार्य के लिए उनको अभी देहरादून जाना पड़ रहा था कॉमर्शियल लिटिगेशन के लिए, तो अब वो यहाँ से कल से कार्य शुरू हो जाएगा, तो कुमाऊं के अधिवक्ताओं को भी और वादकारियों के लिए भी उनको इसका फायदा पहुंचेगा। जितने भी कॉमर्शियल जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स होते हैं उससे रिलेटेड सारे वाद जो है उत्तराखंड के देहरादून में करने पड़ते थे, तो इसको देखते हुए जो आज ये है इस कोर्ट का उद्घाटन हुआ, तो निश्चित रूप से जितने भी प्रकार के बिजनेस से रिलेटेड वाणिज्यिक जो विवाद होते हैं उनका निस्तारण अब कुमाऊं में मिलेगा और इसका लाभ संपूर्ण कुमाऊं के लोगों को प्राप्त होगा और इसके लिए आपको अब देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। भर में बढ़ते कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 और इन्फ्लुएंजा के मामले को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार का कहना है कि इन्फ्लुएंजा की जांच सभी लैब्स में चल रही है और जितने भी मामले आ रहे हैं उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि JN1 को लेकर अभी उत्तराखंड में किसी भी संदिग्ध की पुष्टि नहीं हुई है। अभी जितने भी केसेस हम आ रहे हैं उसको एक क्लोज मॉनिटरिंग हमारी बनी हुई है और जहाँ पे JN1 वगैरह के स्ट्रेन है वो अभी इसकी फ़िलहाल पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि सैम्पलिंग इत्यादि के लिए उसमें समय भी लगता है, हफ्ता 10 दिन का समय लगता है। जो 2 पेशेंट्स हमारे आए थे कोविड पॉजिटिव अभी हाल ही में, तो उनका हम लोगों ने जांच के लिए भेज दिया है और वैसे कोई घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सिचुएशन कंट्रोल में है और स्थिति पे हम लोग लगातार नजर। देहरादून रोड पर श्री शिव दुर्गा मंदिर में एक सिरफिरे ने पत्थर मारकर मंदिर में लगी भगवान की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गई। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में दिखे व्यक्ति की पहचान की जा रही है। मंदिर का प्रबंध कार्य देख रहे सुनील शर्मा ने बताया कि एक सरफिरा व्यक्ति मंदिर के गेट पर आकर उसने 3 बड़े पत्थर मंदिर के अंदर फेंके, जिनसे मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद यह सिरफिरा व्यक्ति श्रद्धालुओं को चकमा देकर यात्रा बस अड्डे की तरफ भाग गया। उपनिरीक्षक दर्शन प्रसाद काला ने बताया कि फुटेज में संदिग्ध व्यक्ति नजर आ रहा है, जिसे पकड़ने के प्रयास पुलिस तेजी से कर रही है। अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से, जहां सुरई वन रेंज के सरपुड़ा गांव से सटे जंगल के किनारे महिला पर बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के समय सरपुड़ा गांव निवासी सुभावती देवी शौच के लिए गई थी, जहां घात लगाए बाघ ने महिला पर हमला कर जंगल में खींच ले गया। वहीं घटना की सूचना पाकर वन विभाग भी मौके पर दलबल के साथ पहुंचा और जंगल में महिला की तलाश शुरू कर दी। कड़ी मशक्कत और कई राउंड फायरिंग के बाद बमुश्किल बाघ के चंगुल से शव को बरामद किया गया। आपको बता दें 2 साल के अंदर बाघ ने दर्जन लोगों को अपना शिकार बनाया है और जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश और भय का माहौल बना हुआ है। तो इस तरीके की विगत 2 वर्षों के अंतर्गत कम से कम 10-11 घटनाएं घट चुकी हैं हमारे जाओ परसा से लेकर के नवदिया तक, और इन घटनाओं से हमारे क्षेत्र के लोग बहुत ही भयभीत हैं। उनके अपने पशुपालन से संबंधित कार्यों के लिए, जलौने के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो हम
प्रशासन से और वन विभाग से ये मांग करते हैं कि जो सुबह हमको सूचना मिली थी कि जो हमारा सरपुरा ग्राम है सुरई रेंज में स्थित, उसके जंगल से लगे हुए क्षेत्र में एक महिला शौच के लिए बाहर गई थी। तो सुबह 6:30 बजे की घटना है और बताया गया कि उसको बाघ के द्वारा उस पर हमला कर दिया गया है। तो हमने उसकी शव ढूंढने की काफ़ी प्रयास किया, तो अभी उसका शव भी हमको मिल गया है। और इस महिला का नाम शुभावती बताया गया है, पत्नी श्री बिरजा प्रसाद। इसकी उम्र 50 वर्ष के लगभग थी और महिला सुबह। खबर जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर से है। बीते दिनों बाजपुर चीनी मिल से हुई ट्रैक्टर की चोरी मामले में पुलिस के हाथ सफलता लगी है। पुलिस ने ट्रैक्टर बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि बाजपुर चीनी मिल से ट्रैक्टर चोरी होने की सूचना मिली थी। छानबीन में 3 संदिग्धों के बारे में पता चला। निशानदेही पर अभियुक्त को मिलक खानम जनपद रामपुर से पकड़ने में सफलता मिली और घटना में ट्रैक्टर और बुलेट सहित 3 मोबाइल को बरामद कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गायब होने की सूचना मिली थी। तत्काल थानाध्यक्ष बाजपुर के नेतृत्व में हमारी टीम मौके पे पहुंचेगी। तो वहां पे ये जानकारी हुई कि सरफराज नाम के व्यक्ति हैं जो कि गन्ने से भरी हुई टाली ले आकर के वहां पे लगाए थे और किसी आवश्यक काम से वहीं पे छोड़ के चले गए थे। बाद में जब ये लौटे तो उनके जो ट्रैक्टर था वहां से गायब था। चूंकि पेराई का सीजन चल रहा है और बहुत सारी संख्या में काश्तकार वहां पे अपना गन्ने की ट्रालियां और जो अपने ट्रैक्टर लेकर के आ रहे हैं और इस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम देकर के एक सनसनी फैलाई गई थी, जिसमें ये जानकारी लगी कि कुछ लड़के जो कि बुलेट से आए हुए थे और इनकी संख्या 3 थी। इन्हीं में से एक लड़के के द्वारा उसको चला करके ले जाया गया। इनको हमें मिलक खानम सकोर्स बनू स्कूल में राम राग एक संध्या राम के नाम भजन संध्या का आयोजन हुआ। संस्कृति विभाग के इस कार्यक्रम में राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर गायक कैलाश खेर और कन्या मित्तल के भजनों से राममय माहौल हो गया। कार्यक्रम में कैलाश खेर और कन्या मित्तल को भी सम्मानित किया गया। इस भजन संध्या में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रभु श्री राम हमारे आदर्श हैं, जिनकी सभी लीलाएं मानव जीवन में अनुकरणीय है। आगामी 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक खजान दास सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाने के लिए तहसील दिवसों और शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी नवनीत पांडे के निर्देश पर 10 जनवरी से 12 जनवरी तक टनकपुर नगर पालिका सभागार में बहुउद्देशीय सेवा शिविर का आयोजन किया गया। तहसीलदार जगदीश गिरी ने बताया कि जनपद चंपावत के दूरस्थ खिरद्वारी ग्राम सभा के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के लोगों के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें श्रम विभाग, पंचायती राज, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, आधार कार्ड पंजीयन, आयुष्मान कार्ड से संबंधित समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया गया। महोदय के आदेशानुसार 10 से 12 तारीख तक इसमें ग्राम खिरद्वारी के अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए यहाँ पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों के द्वारा जो भी उनको सुविधाएं प्रदान, जो भी उनको सहायता सुविधा विभाग के द्वारा दी जाए, उनको यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्व विभाग से आय, जात, स्थायी निवास प्रमाण पत्र तथा भूमिहीन परिवारों को उन्हें भूमि आवंटन हेतु पत्रावलियाँ तैयार की गई हैं। इस प्रकार से उन्हें 3 दिन तक यहाँ पर जो भी विभाग की सारी सुविधाएं हैं उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। उनके आने जाने के लिए विशेष व्यवस्था। तो एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। एवन टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें एवन टीवी।